हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज हम इस क्लास में एक नया लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। कि जो 18वीं शताब्दी थी उस समय जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन थे वो किस तरह के थे, है ना। कौन सा साम्राज्य कितने एरिया में फैल रहा था, किसका कौन सा राज्य था, कौन से नए जो किंगडम्स थे वो इमर्ज हो रहे थे, कौन से किंगडम्स थे जो मतलब डिक्लाइन हो रहे थे। तो ये सभी चीजें हम आज इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। और ये लेसन हम वन शॉट में निकालेंगे, दैट मीन्स एक बारी में इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दिस इज मी भारती नीमकर और हम लोग यहाँ सोशल स्टडीज पढ़ रहे हैं। आप सभी बच्चे हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है सत्य शिक्षा 678, और इसके लिए आपको टेलीग्राम को डाउनलोड करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को। ठीक है, सबसे पहले जो क्राइसिस चल रहे थे यहाँ पर, क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल। ठीक है, जो भी एम्पायर उस समय अवेलेबल था, ठीक है, और जब जो लेटर मुगल्स यानी जो लास्ट में मुगल्स रह गए, ठीक है, उनके साथ क्या हुआ। तो जैसे ही 17वीं सेंचुरी खत्म हो रही थी तो मुगल एम्पायर श्रिंक हो रहा था, यानी कि खत्म हो रहा था, क्योंकि उस समय अंग्रेज आ चुके थे। ठीक है, तो देयर वर वेरियस फैक्टर थे इसके पीछे। ठीक है, वो कौन से फैक्टर्स थे हम पढ़ते हैं। एम्परर थे औरंगजेब, ठीक है, जिसकी वजह से हैड डिप्लेटेड हिज मिलिट्री, मिलिट्री उन्होंने खराब कर ली, फाइनेंशियल रिसोर्सेज उन्होंने खराब कर ली, है ना। कैसे खराब हुए, जब वो एक फाइट कर रहे थे जो कि बहुत लंबी फाइट चली थी इन डेक्कन। तो डेक्कन में यानी कि दक्कन में, दक्षिणी भारत में वो लड़ाई कर रहे थे, जिससे उनको मिलिट्री का बहुत लॉस हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा रहे, और जो उनका एम्पायर था वो आगे ग्रो नहीं कर पाया, है ना। अब जो उनके सक्सेसर थे यानी कि जो उनके बेटे थे, वो द एफिशिएंसी ऑफ द इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन। अब वो एफिशिएंसी उनमें नहीं थी जो शायद पहले के राजाओं में थी, जो अकबर में थी, शाहजहां में थी, जहांगीर में थी, है ना, ये औरंगजेब में थी। ये सभी लोग बहुत एफिशिएंट थे, बट वो एफिशिएंसी जो औरंगजेब के बेटे थे शायद उनमें नहीं थी, और वो जो एफिशिएंसी थी वो खत्म हो गई थी। पीजेंट और जो जमींदारी थी, जमींदार लोग थे, वो रिबेलियंस बन गए काफी पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट में, नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया। रिबेलियन मतलब बागी बन गए, वो आपकी हर बात के ऊपर मतलब वो गुस्सा निकालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो एम्पायर है, मुगल एम्पायर है, ये खत्म कर दिया जाए और हम लोग अब यहाँ के राजा बने। ठीक है, खैर इन द मिडस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, यानी कि यहाँ पर पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक और आर्थिक दोनों समस्याएं चल रही थी। और जो रूलर थे ईरान के, नादिर शाह, है ना, sacked and plundered the city of Delhi in 1739। तो ये यहाँ पर आए और इसने दिल्ली को लूटा। किस समय, 1739 में। एंड टुक अवे इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ। अब देखो, सारा तो ये लूट के ले गए। तो हमारे पास पहले भी कुछ नहीं था, हमारी मिलिट्री खराब खराब हो गई, हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे पास आ गई, और फिर ये जो नादर शाह ये आगे हमें लूट के चला गया, तो हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, है ना। अब जो एम्पायर था वॉज फॉर द वीकेंड, वीक हो गया, कंपटीशन बढ़ रहा था, है ना। जो नोबल्स थे, अच्छा मैंने आपको ये भी बताया था, जो नोबल होते हैं, नोबल यानी कि राजा के जो जिन्हें बोलते हैं ना बेस्ट मंत्री, जो राजा को एडवाइस करते हैं, राजा को गाइड करते हैं, वही नोबल्स कहलाते हैं। जैसे जो मंत्री परिषद जो होता है, मतलब एक्चुअली जो हम अगर मैं भारतीय लैंग्वेज में बोलूं, हिंदी में, तो जो मंत्री होते हैं, खास मंत्री, है ना, तो उस भाषा में कहा जाए तो ये नोबल्स हुआ करते थे। तो ये नोबल जो थे, ये राजा की बहुत मदद किया करते थे, ठीक है, हर डिसीजन में। ये राजा के साथ मिलके बड़े से बड़े डिसीजन लिया करते थे और उसकी हेल्प किया करते थे, तो राजा भी लेता। पर इन नोबल्स में एक प्रॉब्लम थी, दे आर वेरी जेलस पीपल। ये जलते थे, चिढ़ते थे एक दूसरे से, है ना। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि फटाफट से ये हटे और मैं राजा बनूं। मतलब ये अपने आप को ना राजा से कम नहीं मानते थे कभी भी। मतलब इनकी कॉम्पिटेंसी जो थी वो बराबर की थी, कि मतलब मुझे राजा बनना है। ठीक है, तो दे वर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप, मतलब और फ्रैक्शन, ईरानियंस और तुरानियंस। ईरानीज और तुरानीज, तो दो भागों में बट गए कि भाई तू ईरानी है, मैं तुरानी हूँ। ओके, फिर कुछ नए स्टेट्स थे उस समय जो इमर्ज हो रहे थे 18वीं शताब्दी में, है ना। अब 17वीं शताब्दी थी, यानी कि 1739 में तो वो आया, उसने अटैक किया, प्लंडर किया, उसके बाद भी कुछ खास हालत नहीं रही हमारे भारत की। तो जो मुगल एम्पायर था, वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट
रीजनल स्टेट में बट गया। यानी कि जो हमारा बढ़िया सा मैप था एक जो मुगल एम्पायर का, जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से लेकर नीचे कर्नाटका आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था, पूरा गुजरात एंड पूरा पूरा ईस्ट तक वो किया हुआ था कवर। तो अब वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, नंबर छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स में। तो ब्रॉडली ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट थे मतलब 3 ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया। पहला ग्रुप था ओल्ड मुगल प्रोविंस, जैसे कि जो अवध, बंगाल और हैदराबाद। ठीक है, ये स्टेट्स थे। कौन सा? अवध, बंगाल और हैदराबाद। और दूसरे स्टेट्स थे जो कि एंजॉय करते कर रहे थे कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस अंडर मुगल एज वेल एज वतन जागीर, जिसमें इंक्लूडेड थे राजपूत प्रिंसिपैलिटीज। तो मतलब जो राजपूतानास थे, यानी कि राजस्थान भी कवर किया ही हुआ था इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो यहाँ के वो सेकंड मतलब जो कैटेगरी थी वो ये थी राजपूत पीपल। ठीक है, ये वेस्ट में पड़ता था, है ना, ये राजस्थान में पड़ता है। और अभी जो पीछे वाली स्लाइड हमने देखी, ये जो वाली स्लाइड है ये पड़ती है ईस्ट में, ईस्ट और लिटिल साउथ। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर अब जो स्टेट किसके कंट्रोल में थे? मराठा के कंट्रोल में, सिख के कंट्रोल में जैसे कि, और जाट के कंट्रोल में। तो ये 3 कैटेगरीज और थी जिनके कंट्रोल में अलग अलग स्टेट्स थे। ठीक है, तो दीज हैड सीज्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम मुगल आफ्टर अ लॉन्ग ड्रॉन आर्म स्ट्रगल। तो इन लोगों ने मिलकर अपनी जो आजादी थी वो मुगल से छीनी है, कि तुमने हमें गुलाम बना के रखा, तुमने हमसे लड़ाई की, तुमने हमसे मतलब बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ की है, और कभी कोई जीता है, कभी कोई जीता है। तो बहुत ही मतलब नुकसानदायक रहा है, और ये आर्म्ड स्ट्रगल रही है, हमेशा बंदूकों से लड़ाई की है, तोपों से लड़ाई की है। तो बहुत नुकसान हुआ इंसानों का भी और काफी सारी चीजों का भी। ठीक है, फिर यहाँ पर एक ओल्ड मुगल प्रोविंस था। कौन सा? हैदराबाद। इसको भी नवाबों का शहर कहा जाता है, एक लखनऊ और एक हैदराबाद। तो ये नवाबों के शहर है। ठीक है, इसको किसने फाउंड किया था भाई? निजाम अल मुल्क आसफ जहां ने। 1724 से लेके 1748 तक ये यहाँ पर रहे, यानी कि 24 साल। ठीक है, ये पावरफुल मेंबर थे एट द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर फरूक सियार। तो फरूक सियार जो थे उनके कोर्ट में एक बहुत ही मतलब पावरफुल मेंबर थे, मतलब नोबल्स थे, एक्चुअली ये नोबल ही थे। तो इन्होंने जो हैदराबाद है इसको फाउंड किया, इसकी स्थापना की, और ये फिर बना नवाबों का शहर। आसफ जहाँ जो थे उन्होंने स्किल्ड सोल्जर एडमिनिस्ट्रेटर को नॉर्थ इंडिया से ले आए, और हैदराबाद में सबको सेटअप कर दिया कि अब यहाँ रहो, ये मेरा इलाका है। उन्होंने अपॉइंट किए, मनसबदार अपॉइंट किए, जागीर ग्रांट की सभी लोगों को जो मनसबदार आए थे, कि भाई अगर तुम लोगों को यहाँ रहना है, तुम लोगों को यहाँ काम करना है, तो यू हैव सम जागीर, ताकि तुम उसको लुक आफ्टर कर सको, वहां से रेवेन्यू कलेक्ट कर सको, है ना, फिर सब चीजें कंट्रोल में रहेगी, सब चीजें हम लोग देख पाएंगे। तो जो स्टेट था हैदराबाद का was constantly engaged in struggle against the Maratha to the west and with independent Telugu warrior chief नायकाज of the plateau। अब ये दोनों साइड से लड़ रहा था। मतलब हैदराबाद है ये, देखो रुको मैं दिखाती हूँ किधर हैदराबाद है। अगर मैं मैप बनाऊं, दिस कैन बी दी मैप। तो ये महाराष्ट्र है, ठीक है, ये हैदराबाद है अब, और ये आंध्र प्रदेश है। तो इस तरीके के कुछ स्टेट बना हुआ है, है ना। तो दिस इज हैदराबाद, मैं अभी का दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ मराठा हो गए, ठीक है, ये क्या हो गया, हैदराबाद हो गया, और ये तेलुगु। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश क्या है, तेलुगु ही है ना, आंध्र प्रदेश एपी। ठीक है, तो ये दोनों साइड से लड़ रहा है ऑब्वियसली। देखो ये तो तेलंगाना आ गया, तेलंगाना में हैदराबाद हो गया, तो यहाँ से भी ये फाइट कर रहा है, यहाँ से भी ये फाइट कर रहे हैं। तो उसको यहाँ पे क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। फिर अब हम बात करते हैं अवध की। अब जो अवध राज्य था इसको, इसकी स्थापना किसने की? देखते हैं। इसको फाउंड किया बुरहान अल मुल्क ने, सादत खान। तो ये याद रखना कौन सा स्टेट, कौन से खान ने फाउंड किया था, यानी कि उसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये ध्यान रखना सभी बच्चे। तो अवध वॉज अ प्रोस्पिरियस रीजन, ऑब्वियसली शुरू से रहा है अवध। क्यों रहा है? क्योंकि देखो मैं वापस से नक्शा बनाती हूँ, ये यूपी का नक्शा बना रही हूँ जरा।
ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश। अवध था यहाँ। ठीक है, अब ये पूरा रीजन क्या है? अगर मैं देखूं, दिस होल रीजन इज व्हाट, है ना? ये पूरा क्या है? ये क्या है? पूरा हिमालय है ना? ठीक है, अब हिमालय यहाँ पर क्या है? ये पूरा प्लेन्स बना हुआ है ना? ये पूरा प्लेन्स बना हुआ है, दैट मीन्स दिस इज ऑल ग्रीन इलाका। यहाँ पर अलुवियम मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर गंगा रिवर फ्लो करती है, यहाँ पर और भी काफी सारी रिवर फ्लो करती है, तो ये एक प्रॉस्पिरस रीजन है। यहाँ पर रिच एलुवियल गंगा प्लेन है, मेन ट्रेड रूट है यहाँ पर नॉर्थ का और बंगाल का, है ना? तो ये तो सबसे बढ़िया जगह थी। तो ये प्रॉस्पिरस रीजन था, यहाँ भी वो रहते थे कौन? नवाब्स। फिर जो सादत खान था, ही वॉज ट्राई टू डिक्रीज मुगल इन्फ्लुएंस इन द अवध रीजन। वो नहीं चाहता था कि जो मुगल्स हैं उनका जो परछाई है वो यहाँ पर वापस से पड़े। तो उसने क्या किया? उसने अपनी जागीर का जो साइज था वो रिड्यूस कर दिया। अपॉइंट की इसने अपनी लॉयल सर्वेंट टू वैकेंट पोजीशन, जो भी मेरी पोजीशन मेरे यहाँ पर खाली है वहां पर मैं अपने सबसे ईमानदार लोगों को रखूंगा ताकि वो मुझसे गद्दारी नहीं करें। क्योंकि गद्दारी जो मुगल्स में थी बहुत कॉमन थी। मतलब आपका भाई आपके साथ गद्दारी कर रहा है, बेटा कर रहा है, बेटी कर रही है, तो यू कैन नॉट इवन, आप अपनी परछाई पे भी भरोसा नहीं कर सकते। ये यहाँ पर हाल था। तो द स्टेट सोल्ड दी राइट टू कलेक्ट टैक्स टू द हाईएस्ट बिडर कॉल दी, ये क्या है? इजारदार। तो जो मतलब सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया करता था, मतलब वो हाईएस्ट बिडर होता था, उसका नाम क्या था? इजारदार। तो इनको कहा जाता था कि भाई आप लोग क्या करो? टैक्स कलेक्ट करो। अब बंगाल आता है ना? इसको किसने फाउंड किया? मुर्शिद कुली खान ने। तो ये नाम याद रखना, मैं बार बार कह रही हूँ। ये he was quickly seized all the power that went with former सूबादार ऑफिस। उसने फटाफट से क्या किया? सारी पावर जो थी वो फटाफट से ना सीज कर ली कि मेरे पास आ जाएगी, जो सूबादार हुआ करते थे। ही कमेंडेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। तो अब इसने क्या किया? जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था स्टेट का, उसको कमांड की। ठीक है कि भाई तुम लोग रेवेन्यू कलेक्ट करो और मैं तुमसे लूंगा। तो दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग कि वो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सभी लोग अपना अपना एक एरिया बना रहे हैं, अपना अपना इलाका बना रहे हैं। उसमें जो मुगल्स थे उनकी जो इंटरफेरेंस थी वो कोई नहीं लेना चाहता था। सभी लोग अपना अपने तरीके से काम करना चाहते थे, अपना एक राज्य बनाना चाहते थे। और ये जो राज्य आप देख रहे हो इस समय जो बने हैं वो आज तक भी बने हुए हैं, है ना? अभी तक चल रहे हैं। पर उस समय बड़े थे, अभी सिटीज बन के रह गई। जैसे अवध एक सिटी है, बंगाल तो एक स्टेट है, हैदराबाद इज ऑल्सो अ सिटी, है ना? पहले एक पूरा बड़ा सा स्टेट हुआ करता था हैदराबाद। तो रेवेन्यू जो था वॉज कलेक्टेड इन कैश विद ग्रेट स्ट्रिक्टनेस फ्रॉम ऑल जमींदार, की भाई नाप के लेने, गिन के लेने वैसे, और आपसे भी गिन के ही लिए जाएंगे। तो अंडर द रूल ऑफ अलीवर्दी खान जो थे, वो 1740 से लेकर 1756 यानी कि 16 साल तक उन्होंने राज किया। तो बैंकिंग हाउस ऑफ जगत सेठ बिकेम एक्सट्रीमली प्रॉस्पिरस। तो ये जो अलीवर्दी खान के जो रूलिंग में जितने भी लोग काम करते थे वो सभी लोग बड़े अमीर बन गए, क्योंकि बढ़िया काम कर रहे थे, बढ़िया उनको टैक्स मिल रहा था तो वो भी बढ़िया कमा रहे थे। अब जो वतन जागीरों ऑफ राजपूत, ये कौन थे? Many Rajput जो थे किंग वर permitted to enjoy considerable autonomy in their वतन जागीर। मतलब वतन जागीर अजीम की जो भी उनके एरिया में पड़ती है, जो एरिया उनका आता है, मान लो कहाँ गया पेन, ये राजस्थान है। ठीक है, अब समझ आ रहा है ना? ये ऊपर चले जाओ, तो दिस इज व्हाट, दिस इज राजस्थान। ठीक है, अब राजस्थान में मान लो ये एक इलाका है, दिस इज जैसलमेर। अब जैसलमेर के आसपास जो वतन जागीर, मतलब ये एक बंदे का वतन है। अब इसके अंदर जो जागीर पड़ रही हैं, ठीक है, तो मतलब ऑटोनॉमी मिल गई है सभी को कि ये मतलब उनको प्रॉपरली वो वहां अपना काम कर सकते हैं, किसी की परमिशन नहीं चाहिए अब। ठीक है, किसी से कोई चीज नहीं लेनी, कुछ पूछना नहीं है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर अपना काम कर सकते हो। तो 18वीं शताब्दी में दीज रूलर्स नाउ अटेम्प्टेड टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर एडजेसेंट रीजन। अब देखो, अगर कहाँ गई है इंक, ये रही। अगर वो इतने रीजन में काम कर रहा है तो ऑब्वियसली वो चाहेगा कि वो बाहर के इस एक्स्ट्रा रीजन में भी काम करे। यही तो हम लोग करते हैं ना, अपना एम्पायर एक्सटेंड करते रहते, एक्सटेंड करते रहते, एक्सटेंड करते रहते। तो वही वो सोच रहे थे कि हम क्यों ना अपना एम्पायर यहाँ पर एक्सटेंड कर लें। अब जो यहाँ पर राजा अजीत सिंह थे जोधपुर के, हेल्थ गवर्नर शिप ऑफ गुजरात एंड सवाई राजा जय सिंह ऑफ
ऑफ अंबर वाज गवर्नर ऑफ मालवा। तो यहाँ पर अजीत सिंह जो थे वो गुजरात के राजा बने, गवर्नर बने, और जो सवाई जयसिंह राजा थे वो अंबर के गवर्नर बने, सॉरी अंबर के नहीं, अंबर के वो राजा थे, वो मालवा के गवर्नर बने, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो ट्राई कर रहे थे कि वो अपनी जो टेरिटरी है ना, उसको एक्सटेंड कर पाए, उसको फैला पाए, ठीक है। और इंपीरियल टेरिटरी अब जो नेबरहुड में है वो अपने वतन में उसको मिला लिया जाए, ताकि जो हमारा एरिया है वो बड़ा हो जाए। तो मराठा कैंपेन चल रहे थे राजस्थान में फ्रॉम 1740 तो चेक देयर फर्दर एक्सपेंशन। अब मराठा भी नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हम लोग महाराष्ट्र में हैं ऑलरेडी, अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं गुजरात के थ्रू, कि हमें भी यहाँ पर एक्सपेंशन चाहिए, हम लोग भी यहाँ पर काम करना चाहते हैं, अपना जो एरिया है उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं। अब सभी लोग अपनी जो इंडिपेंडेंस थी, जो अपनी आजादी थी, सब उसको छीन रहे थे, सब उसको चाहते थे कि वो हमें मिले। अब हम और गुलाम नहीं बनना चाहते, बट ऐसा नहीं था। आफ्टर 18th सेंचुरी इवन हम लोग और ज्यादा गुलाम बन चुके थे, जिसमें हम बात करते हैं किसकी, ब्रिटिशर्स की। तो अब यहाँ बात होती है सिक्स की। तो 17th सेंचुरी के दौरान जो सिख थे, इन्होंने अपना रीजन बना लिया था, रीजनल स्टेट, जिसे हम कहते हैं पंजाब। तो कई सारी लड़ाइयां भाई इन्होंने लड़ी गुरु गोविंद सिंह जी ने, है ना, अगेंस्ट राजपूत और मुगल रूलर्स। तो राजपूत के साथ भी ये लोग नहीं थे कि भाई चलो ये इंडियन है एक्चुअली तो हमें इनका साथ देना चाहिए, तो इनकी लड़ाई इनसे भी हुई कि वी आर नॉट, वी ऑल आर नॉट सेम, तो हम लोग एक साथ काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो आफ्टर हिज डेथ 1708 में जो खालसा था वो बड़ा हुआ, राइज हुआ, ठीक है, रिवोल्ट चले अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी अंदर बंदा बहादुर लीडरशिप। ये बंदा बहादुर जी एक व्यक्ति थे, तो इनकी लीडरशिप में लोगों ने लड़ाई की, ठीक है, जंगें लड़ी। तो बंदा बहादुर को कैप्चर कर लिया गया 1715 में, और फिर उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया 1716 में, यानी एक साल उनको रखा गया। तो सिख टेरिटरी जो थी लेट 18th सेंचुरी में वो एक्सटेंड कर दी गई फ्रॉम इंडस टू दी जमुना, बट वर डिवाइडेड अंडर डिफरेंट रूलर्स। यानी कि इंडस रिवर ये है, और जमुना यानी कि यमुना रिवर ये है, समझ रहे हो। तो इसके बीच में देखो ये कश्मीर भी आ रहा है थोड़ा सा, इधर पाकिस्तान आ रहा है, ठीक है, ये पंजाब आ रहा है, हिमाचल आ रहा है, उत्तराखंड आ रहा है। तो ये पूरा इलाका पड़ रहा था, देख रहे हो, दैट वाज दी पंजाब। पंजाब पहले इतना बड़ा था, जिसमें इधर हिमाचल, इधर उत्तराखंड, इधर हरियाणा, इधर पंजाब इंडिया वाला, और इधर वाला पंजाब कौन सा, पाकिस्तान वाला। तो ये पूरा कंबाइंड था। अब ये इंडस रिवर है, सिंधु रिवर है, और ये जमुना यानी कि यमुना रिवर है, ठीक है। तो इसके बीच में कितना बड़ा पंजाब है, तो उसको डिवाइड कर दिया गया कि भैया अलग अलग रूलर अलग अलग इसको चलाएगा। तो महाराजा रंजीत सिंह रीयूनाइट दिस ग्रुप्स एंड एस्टेब्लिश द कैपिटल लाहौर इन 1799। तो यहाँ पर लाहौर सेट किया गया ना। तो लाहौर पंजाब से बहुत दूर नहीं है, यहाँ पे लोग आ जाते हैं, 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जब मैच होते हैं पंजाब में या लाहौर में मैच होते हैं, तो इंडियंस भी लाहौर जाते हैं और लाहौरियन पीपल भी पंजाब में आते हैं। अब बात करते हैं मराठा की। अब भाई मराठा क्यों पीछे रहे, मराठा वाज दी, आई थिंक, सबसे ज्यादा करेजियस थे। राजपूत जो थे वो भी करेजियस थे। शिवाजी की बात करें, कार्व्ड आउट अ स्टेबल मराठा किंगडम, है ना, उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त मराठा किंगडम सेटअप कर लिया था विद द सपोर्ट ऑफ पावरफुल वॉरियर फैमिलीज इनकी थी, जिनको देशमुख्स कहा जाता है। तो देशमुख्स क्या है, असली मराठा पीपल हैं, ठीक है, जिन्होंने शिवाजी के साथ काम किया, शिवाजी के साथ लड़ाई की, और अपने जो इनका जो एम्पायर था उसको सेव किया। तो शिवाजी की डेथ के बाद इफेक्टिव पावर इन मराठा स्टेट वाज एक्सरसाइज बाय अ फैमिली ऑफ चिटपावन ब्राह्मण, ठीक है, हु सर्व्ड शिवाजी सक्सेसर एज पेशवा। तो शिवाजी की जब डेथ हो गई, तो इनके जो एक फैमिली थी, ब्राह्मण फैमिली थी, जो इन्हीं के साथ रहती थी, ठीक है, जिसको चितपावन बोला जाता था। तो ये पेशवा इनको कहा जाता था। पेशवा पता है ना, बाजीराव पेशवा। तो बाजीराव क्या थे, बाजीराव वॉज अ पेशवा, ठीक है। तो प्रिंसिपल मिनिस्टर यानी कि इम्पोर्टेंट मिनिस्टर। तो उन्होंने फिर आफ्टर शिवाजी की डेथ के बाद उन्होंने उसको कंट्रोल किया, उसको संभाला। तो बिटवीन 1720 और 1761 के बीच में जो मराठा एम्पायर था वो एक्सपैंड हुआ, वो बढ़ा, ठीक है। 1730 में जो मराठा किंग थे उनको रिकॉग्नाइज किया गया एज द ओवर लॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन पेनिनसुला, क्योंकि इन्होंने, अगर आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है, तो आपने देखा ना उसमें जो बाजीराव होते हैं, तो बाजीराव ने पूरा एम्पायर, पूरा इतना पूरा साउथ का डेक्कन प्लेटू पूरा कवर कर लिया था। तो ये पूरा मराठा हो गया था, है ना, ठीक है।
तो मराठा डेवलप्ड एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो था सबका जबरदस्त था, जिसमें मुगल्स भी बोलूंगी, राजपूत भी बोलूंगी और मराठास भी बोलूंगी, सबका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जबरदस्त था। तो नए ट्रेड रूट निकाले गए, ठीक है, विद इन एरिया की जो मराठा का जो सिस्टम है, जो एरिया है, प्रॉपर से रेगुलेट किया जा सके, ठीक है, उसको कंट्रोल किया जा सके, कोई भी बाहर से अंदर नहीं आए, अपनी टेरिटरी हम लोगों को एक्सपैंड करनी है। फिर बात करते हैं हम जाट्स की। जो द जाट्स जो थे कंसोलिडेट देयर पावर ड्यूरिंग लेट 17th और 18th सेंचुरी। तो उन्होंने अपनी पावर उस समय मतलब कंसोलिडेट की, इकट्ठी की। तो अंडर द लीडर चूड़ामन एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक्वायर किया कंट्रोल ओवर द टेरिटरी जो कि सिचुएटेड थी वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली। वेस्ट कहाँ है, पहले तो दिल्ली बनाते हैं, दिल्ली कुछ इस तरह की दिखती है, ठीक है, ये यमुना नदी जा रही है यहाँ पे, ठीक है, तो ये है वेस्ट पार्ट, ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ठीक है। तो जो चूड़ामन थे, इन्होंने वेस्ट दिल्ली के साइड पर, यानी कि यहाँ हरियाणा लगता है पूरा, ये पूरा हरियाणा है, ठीक है, तो यानी कि पूरे हरियाणा में जाट ही भरे हुए हैं, राइट। तो जाट वर जो है प्रोस्पिरियस थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, यानी कि खेती बाड़ी करते थे। और जो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर थे इस एरिया के वर पानीपत और बल्लभगढ़। तो यहाँ पर पानीपत पड़ता है इधर ऊपर, बल्लभगढ़ भी यहीं कहीं आसपास पड़ता है, मुझे एग्जैक्टली लोकेशन नहीं पता। दिस इज द पानीपत, बट पानीपत सोनीपत इस तरफ पड़ते हैं। इस तरफ भी नहीं पढ़ते होंगे तो साउथ में पढ़ते होंगे, नहीं, बट आई थिंक इसी तरफ पढ़ते हैं, साउथ में नहीं पढ़ते, ध्यान नहीं है, मे भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो मतलब एनसीआर में ही आते हैं वो ना, एनसीआर में काउंट होते हैं पानीपत सोनीपत, तो इसी साइड पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो जाट्स थे उन्होंने भी अपना पूरा एम्पायर सेटअप कर लिया, जो कि मेजरली हरियाणा में था। आगे चलते हैं। और तो हमारा ये लेसन खत्म हो गया है। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग लेसन था ये, जिसमें हमने देखा कि जो मुगल्स थे उनके फ्रेगमेंट होने का लोग कितना वेट कर रहे थे, और उनके फ्रेगमेंट होते ही यानी कि खत्म होते ही, क्योंकि जो उनकी पावर थी वीक हो गई थी, जो उनके एंसेस्टर्स थे वो बेकार थे, कोई काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपने बुजुर्गों की तरह काम नहीं किया, ठीक है, अपने सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया। और फिर बाद में मराठा एम्पायर हुआ, राज एमर्ज हुआ, राजपूत एमर्ज हुआ, पंजाब सिख एमर्ज हुए, जाट एमर्ज हुए, है ना। और कौन रह गया, अवध, बंगाल, हैदराबाद, ये सारी जो एरिया से सब एमर्ज हुए, और अपने लेवल पर इन्होंने बहुत बड़े स्टेट्स बनाए, किंगडम बनाए, और उनको बहुत ही बढ़िया सिस्टम से, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था इनका बहुत अच्छा था, उसे मेंटेन रखा, सारे जमींदार को मेंटेन रखा, लॉयल रखा, और आज तक भी ये सारी सिटीज जो हैं मतलब अभी तक भी स्टेबल हैं। तो ये हमारा लेसन था, होपफुली आप सभी बच्चों को समझ आया होगा। कोई डाउट अगर हम सबको रहता है तो हम सभी पूछ सकते हैं हमारे ग्रुप पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय एंड थैंक यू।